हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? भारती गुड आफ्टरनून। शशांक खुश रहिए, प्रीति खुश रहिए। क्या आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनैना गुड आफ्टरनून। पूजा खुश रहिए। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? बढ़िया। अरुण गुड आफ्टरनून। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुंग वंश के बारे में लिख लिया था। सुंग काल के अंतर्गत क्या क्या हुआ, इसके बाद लिखिएगा। सुंग वंश के पश्चात लिखिए। अच्छा, सुंग वंश में ही कुछ पॉइंट्स लिखिए। लिखिए, सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। आप लोगों को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना कि मैं मेंस के नोट्स में काफी फैक्ट्स क्यों लिखवा दे रहा हूं? ऐसी कंफ्यूजन किसी को भी? आप लोगों को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि सर मेंस वाले नोट्स में काफी सारे फैक्ट्स क्यों लिखवा दे रहे हैं और पीटी वाले नोट्स में तो लिखवा ही रहे हैं? तो समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि पीटी वाले नोट्स का यूज आप मेंस पर्पस से नहीं कर सकते, मेंस में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और मेंस वाले नोट्स का यूज भी जो है फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और ये भी बताएं कि कॉन्सेप्ट में से फैक्ट निकालना और फैक्ट से कॉन्सेप्ट बना लेना, क्या यह कला आप लोग सीख चुके हैं? फैक्ट की जानकारी रखते हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना, और वो भी कुछ इस प्रकार से कि आप ऐसे शो करें कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसा दिखना चाहिए। और कॉन्सेप्ट में से फैक्ट निकाल लेना। क्या अभी तक आप लोग ये सीख चुके हैं या नहीं? गुड आफ्टरनून प्रिंस बेटा। तो चलिए लिखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति था। वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। वसुदेव ने, थोड़ा तेजी से लिखिए, वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश था। कर्ण वंश का अंतिम शासक, कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ, जिसकी हत्या सिमुक के द्वारा की गई। जिसकी हत्या सिमुक के द्वारा की गई। सिमुक, सिमुक सातवाहन वंश का
संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। फिर लिखना बल्कि हेडिंग ही डाल दीजिए सातवाहन वंश। तीस ईसा पूर्व से 300 ईस्वी 30 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी 30 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी इसके नीचे लिखिए संस्थापक डैश करके सिमुक। संस्थापक डैश करके सिमुक। आप थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए सातवाहन वंश के शासकों को, या ऐसे कह सकते हैं कि इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। इनको आंध्र भृत्य भी कहा गया है। ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश का कोई शासक रहा होगा जिसके ये लोग सेवक रहे हों, सपोर्टर रहे हों। कुछ स्पष्ट इस बारे में कहा नहीं जा सकता है, बट ये है कि अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से पर इनका शासन था, तो इसलिए ये आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। इस वंश के शासकों के कंट्रोल में महाराष्ट्र का भूभाग, आंध्र प्रदेश का भूभाग, यानी कि एक बड़ा एरिया इनके कंट्रोल में हुआ करता था। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी जो कैपिटल थी वह साउथ इंडिया में थी। ये नॉर्थ इंडिया के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल करने वाले लोग नहीं थे। मौर्य वंश का तो लगभग संपूर्ण भारत पर कंट्रोल था। इसके पश्चात शुंग वंश के लोगों का इतने विशाल साम्राज्य पर, इतने बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल नहीं रहा। शुंग वंश के पश्चात कर्ण वंश है। मैंने 2-3 लाइन में ही कर्ण वंश कंप्लीट कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कर्ण वंश का बहुत महत्व नहीं है। सातवाहन वंश का थोड़ा सा महत्व है, लेकिन यह महत्व और बढ़ सकता था बच्चों यदि सातवाहन वंश के शासकों के कंट्रोल में नॉर्थ इंडिया भी होता। ठीक है कि व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिल रहा है इस काल में, ठीक है कि दक्षिण भारत में भी आप विकास देख पा रहे हैं। अच्छी बात है कि यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार होने के कारण दक्षिण भारत के लोगों का जीवन स्तर थोड़ा सा सुधरा होगा, दक्षिण भारत के शासकों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई होगी। लेकिन बेटा नॉर्थ इंडिया था। मैंने बार बार आपसे यह बात कही है कि उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर जो लोग कंट्रोल करके रखते थे वो बड़ी सेना के स्वामी होते थे, वो अपार संसाधनों के स्वामी होते थे, उनकी आय जो है बहुत अधिक होती थी। अब जाहिर सी बात है कि सातवाहन जो है वो साउथ इंडिया में अगर अपने आप को व्यवस्थित किए हुए हैं और नॉर्थ इंडिया पर ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल करने का उद्देश्य रख रहे हैं, उनका उद्देश्य जो है वो बहुत बड़ा है, कुछ इस प्रकार के लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ते। यदि महत्वाकांक्षा होती तो देखो बच्चों यही काल है जब उत्तर पश्चिम से हिंद यवन आक्रमण कर रहे थे। अच्छा, भारती ने एक प्रश्न किया है कि सर जब सातवाहन शासकों को साउथ इंडिया में ही शासन करना था तो नॉर्थ इंडिया के शासक सुशर्मा की हत्या क्यों किया? देखो बच्चों, आप ये मत सोचना कि ये जो शासक हैं कर्ण वंश के जो लोग हैं, ये लोग जो है नॉर्थ इंडिया तक ही अपने आप को सीमित किए हुए थे। याद रखना मैंने कहा था शुंग वंश के जो शासक थे उनकी कैपिटल एक समय विदिशा थी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा सा ही साउथ में आप जाओ, थोड़ा सा दक्षिण चले जाओ तो फिर दक्षिण भारत शुरू हो जाएगा। विंध्य माउंटेन क्रॉस करोगे तो फिर दक्षिण भारत। तो जाहिर सी बात है कि कर्ण वंश का प्रभाव जो है, ऐसा नहीं था कि दक्षिण भारत की ओर है ही नहीं। और यह भी मत सोचना कि सातवाहन वंश के शासक जो है वो एकदम
लाइन खींचे हुए हैं जिसके उत्तर में हमको नहीं जाना है। पर मैं एक बात बता रहा हूं बच्चों कि इनका जो फोकस है वो साउथ इंडिया पर है और साउथ के ही बड़े क्षेत्र पर है। यह समझना यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक और छोटी सी बात समझो बेटा, ये मैंने कहा महाराष्ट्र के बड़े क्षेत्र पर इनका कंट्रोल था। अब यही समझ लो महाराष्ट्र मतलब साउथ इंडिया, गुजरात मतलब नॉर्थ इंडिया, और उस समय पर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक में ही थे। ये विभाजन बहुत बाद में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली राजवंश है, ये छोटे मोटे क्षेत्र के शासक नहीं है ये, तो इन्होंने एक शक्तिशाली राजवंश को समाप्त करके ही सातवाहन वंश की स्थापना की है। छोटे छोटे अगर राज्यों की बात की जाए तो छोटे छोटे राज्य तो बहुत से थे उस समय भारत में। मैं मौर्योत्तर काल में आप एक जो बड़ी बात नोटिस कर रहे होंगे, अभी कोई केंद्रीकृत राजनीतिक ढांचा नहीं कायम है, बल्कि अनेक राज्य भारत में स्थापित हैं। तो मैं सबके बारे में पढ़ा भी नहीं रहा, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली लोग थे। अब इसको चाहे विडंबना कह लो भारत के इतिहास की, या आप कमी कह लो। भारत में जो सबसे ताकतवर लोग होते हैं उन्हीं की चर्चा होती है, बस बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। अब आप सल्तनत काल पढ़ेंगे तो सल्तनत काल में सिर्फ दिल्ली के शासकों की बात होती है। तो क्या तत्कालीन समय में भारत में और कोई शासक नहीं था या उनमें बहादुरी की कमी थी? ऐसा भी नहीं दिखेगा। पर ज्यादा प्रभावशाली दिल्ली का शासक था, तो बात होती है दिल्ली के शासक की। पूरा का पूरा सल्तनत काल आप जो है क्या पढ़ोगे? दिल्ली के शासकों के बारे में, जबकि भारत में बहुत से शासक थे, बहुत से ऐसे थे बेटा जो विदेशियों से निरंतर संघर्ष कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे में ये जो है, जो सातवाहन वंश है, इनका ज्यादा फोकस जो है दक्षिण भारत पर है। मैंने ये कहा यदि ये महत्वाकांक्षी होते, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रहे होते, तो बेटा इनके समय में विदेशियों का कंट्रोल मैं आपको बताता हूं कहां कहां था। मैं आपसे बोल चुका हूं कि भारत पर उस समय पर हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण कईयों ने अटैक किया हुआ था। देखो बेटा, 4 शक्तियों की चर्चा की थी मैंने, 4 शक्तियों की चर्चा की थी जो विदेशी आक्रमणकारी थे। उनमें 4 की चर्चा मैंने की थी, ध्यान से सुनना। हिंद, यवन, हिंद, यवन, ये तो यूनानी थे, मैं चर्चा कर चुका हूं। पहले सभी एक बार मेंटली प्रेजेंट होकर कमेंट में यस लिखें, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। सभी लोग क्लास में मेंटली प्रेजेंट होकर कमेंट में यस लिखें। ठीक है, देखो बच्चों, हिंद, यवन ये कहां से थे? तो उस समय बैक्ट्रिया क्षेत्र था अफगानिस्तान में। बैक्ट्रिया जो है ये अफगानिस्तान में। एक समय ये लोग जो है, आप लोगों को याद होगा सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ये अफगानिस्तान वगैरह जो है सेल्यूकस के हाथ में था। तो सेल्यूकस उसके वंशजों के कंट्रोल में था ये बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया में स्वतंत्र बैक्ट्रिया की स्थापना डायोडोटस ने की। डायोडोटस डायोडोटस के पश्चात शासक बना यूथिडेमस। अभी मैं ये सब लिखवाऊंगा। यूथिडेमस यूथिडेमस के पश्चात शासक बना डेमेट्रियस। आप लोगों को याद होगा डेमेट्रियस ने भारत पर अटैक किया था और इसकी टक्कर जो है पुष्यमित्र सुंग के पोते वसुमित्र से हुई। सिंधु नदी के किनारे वसुमित्र ने इसको पराजित कर दिया। पर ऐसा नहीं है बेटा ये पराजित होकर के चला गया, इसका कंट्रोल भारत के बड़े क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कि बेटा एक समय इसके सिक्के डेमेट्रियस के विदिशा से पाए जाएंगे, इसके सिक्के विदिशा से मिलेंगे। अब देखो उस समय बड़ी संख्या में पुस्तकें नहीं लिखी गई थी और ना उन पुस्तकों में यह लिखा गया था कि इस शासक के कंट्रोल में ये राज्य था, ये राज्य था, ये राज्य था, इसका ये दोस्त, इसका ये दुश्मन। इस प्रकार की चीजें आपको नहीं मिलेंगी।
अगर किसी क्षेत्र में, अब यही देख लो, जैसे महात्मा गांधी की आकृति छपी हुई है, ऐसा सिक्का या ऐसी नोट सिर्फ भारत में ही मिल सकती है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं मिलेगी। मतलब अगर किसी शासक का नाम लिखा हुआ है किसी सिक्के पर, तो वह सिक्का जहां पर मिल रहा है माना यह जाएगा कि वह उसके प्रभाव में रहा होगा। कई बार क्या होता है कि कोई सिक्का लेकर कहीं चला गया हो, वहां वो सिक्का गिर गया, अब मैं ही चला जाऊं अमेरिका, वहां 2-4 हजार की नोट में छोड़ के चला हूं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वह एरिया भारत के कंट्रोल में। बड़ी संख्या में सिक्के मिलने चाहिए, तब पता चलता है कि इस शासक का कंट्रोल यहां पर होगा। डेमेट्रियस के पश्चात एक शासक हुआ है मेनांडर, एक शासक हुआ है मेनांडर। अब मेनांडर का महत्व मैं आपको बताता हूं, इसका महत्व क्या है, बाद में यह बौद्ध बन गया, पर इसकी स्थिति बच्चों ये है मेनांडर की, मेनांडर को इसका नाम, इसको भागवत पुराण में पुष्पनिद्र कहा गया है, विष्णु पुराण में अलिसन्निभ कहा गया है, अलिसन्निभ। स्थान थोड़ा सा कम पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहा हूं। आर्य मंजुश्री मूल कल्प में इसको महायक्ष कहा गया है, महायक्ष कहा गया है। एक पुस्तक है बेटा मिलिंद पन्हू, इस पुस्तक में इसे मिलिंद कहा गया है। रामायण में इसका एक नाम मिलता है करदम, रामायण में नाम मिलता है करदम। तो कई स्थानों पर इसकी चर्चा हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि यह जो है अपने समय में कितना फेमस रहा होगा। और इसके सिक्के फतेहपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके जो सिक्के हैं भारत के अन्य क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए, तो जाहिर सी बात है कि यवनों का कंट्रोल जो है भारत के, नहीं मैं भी लिखवाऊंगा, भारत के बड़े क्षेत्र पर था। और मैं आपसे बता चुका हूं कि यवनों ने भारत पर कहां कहां हमला किया था। एक समय यवनों का आक्रमण जो है वो पाटलिपुत्र तक हुआ है। बहुत ज्यादा जानकारी इनके बारे में भी प्राप्त नहीं होती है। हां, यह है कि इनसे भारतीयों ने काफी कुछ सीखा, इन्होंने भी भारतीयों से बहुत कुछ सीखा होगा, और ये सभी भारत में घुल मिल गए। एक जो बड़ी अच्छी बात होती थी इस काल में, जो विदेशी आए वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। वो ऐसा नहीं है कि भारत में विदेशी ही बने रहे। इनसे भारतीयों ने कुंडली की जानकारी ली, इनसे ज्योतिष शास्त्र सीखा, इनसे कैलेंडर वगैरह सीखा, है ना। यवनों के द्वारा जो है सिक्कों पर लेख लिखवाया जाता था, उससे जो है तिथि निर्धारण में सहायता मिली, तमाम चीजें। यवन के पश्चात भारत पर जिन्होंने अटैक किया वो थे शक। हिंद यवन के पश्चात जिन्होंने भारत पर अटैक किया है वो है शक। हिंद यवन के पश्चात फिर शकों ने अटैक किया। हिंद यवन के पश्चात अटैक किया शकों ने। अब ये शक कौन थे बच्चों? यदि आप मध्य एशिया की ओर फोकस करेंगे, यदि आप इस क्षेत्र की ओर फोकस करते हैं, ये जो क्षेत्र है, आप अफगानिस्तान को ले लीजिए और इसके थोड़ा सा और इधर चले जाइए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर चीन है और आज भी चीन जो है जनसंख्या के मामले में भारत से आगे है। तो ये विशाल जनसंख्या वाला देश हुआ करता था।
आज जैसी स्थिति नहीं थी, यहां पर भी कई छोटे छोटे राज्य कायम थे, विशाल साम्राज्य भी कायम थे, ऐसी स्थिति थी। बच्चों, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान से थोड़ा सा राइट में चलेंगे तो आपको यहां पर जो है कई कबीले दिखाई पड़ते, बहुत से कबीले रहते थे। आपने सुना होगा कि चीन पर भी बार बार हमला होता था लोगों का मध्य एशिया से। दरअसल ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र आप देख रहे हैं, आप जानते हैं यहां पर रेगिस्तान, एग्रीकल्चर अच्छा हो नहीं पाता था। जब कृषि ही नहीं हो रही है तो व्यापार वाणिज्य का कितना विकास हो जाएगा, यहां पर पिछड़ापन था। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से अटैक भारत पर ही नहीं होगा, चीन की ओर भी होगा। पर चीन के लोग भारत और भारतीयों की तुलना में काफी दूरदर्शी हुआ करते थे। बहुत पहले से तो नहीं कह सकता मैं, इनकी भी हालत जो है बहुत खराब रही है, बल्कि भारत इनसे बहुत आगे था, है ना। चीन के लोग इतने आगे नहीं थे। बट मैं अभी एक पहलू पर आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज की डेट में तो चीन ही आगे है और वो बहुत दूर की सोच के चलता है। हम भारतीय उतनी दूर तक तो कम से कम अभी सोचते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। तो ऐसी स्थिति में चीन के शासक ने एक विशाल लंबी दीवार बना डाली कि चीन ऐसे आक्रमणों से सुरक्षित हो जाए। अच्छा बच्चों, ये जो कबीले हुआ करते थे, अब ये कृषि तो कर नहीं सकते, तो इनकी जीविका इनका जो है भरण पोषण कैसे होता था? तो ये जो है पशुपालन करते थे, पशुओं को चराते रहते थे और तमाम तरीके होते थे, इनके लूटमार भी करते होंगे। जब चीन की विशाल दीवार बनी, वहां पर चारागाह सूखे, एक और कारण तो दीवार बनी, चीन की ओर तो जा नहीं सकते, जो घुसना चाहेंगे चीन में। चारागाह सूखने लगे तो भगे कहां? तो क्या होता था कि लोग इधर से इस ओर भागते थे, इधर भागते थे, इस तरफ भागते, जैसे अफगानिस्तान की ओर निकल जाएंगे और इधर निकल जाएंगे। अब अगर अफगानिस्तान वगैरह में आके बस गए कि चलो शांति है, तो पता चला कि फिर इधर से कोई आया कि चलो हमको अच्छे क्षेत्र में चल करके रहना है, वहां पर जीने खाने का ठीक ठाक प्रबंध हो जाए। तो जब वो पीछे से आता था बेटा ना, तो यहां पर जो बसा हुआ है उस पर अटैक करता। अब जिस पर अटैक होता वो कमजोर है, तो या तो इस तरफ भाग जाए या भारत की ओर भागे। और अगर इधर भागता तो क्या मिलता? फिर रेगिस्तान, मरना तय था। अब भारत की ओर चले आओ तो फिर क्या नहीं मिलता, सब कुछ उपलब्ध था। यहाँ के लोग भी सीधे साधे, नो एंट्री का बोर्ड तो लगा ही नहीं रखते थे, बल्कि बॉर्डर पर वेलकम लिखा होता था, आइए वसुधैव कुटुंबकम। और नहीं भी स्वागत करते थे तो तैयार तो नहीं रहते थे कि किसी को वहां पर रोक दिया जाए। स्थिति यह थी कि अब कोई भी भारत में घुसने का प्रयास करता। एक यूची जो है कबीला था, बड़ा शक्तिशाली कबीला माना जाता है बच्चों। तो यूची कबीले ने जब इस तरफ अटैक किया तो आगे हुआ करते थे शक, शक रहा करते थे। और शक जो है बेटा, फिर वो इधर भारत की ओर बढ़ गए, इन्होंने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। बहुत से शकों ने भारत पर हमला किया है। जब ये भारत में आए तो ये दो शाखाओं में बट गए। ध्यान से मेरी बातें सुनते रहना। जब शक भारत में आए तो ये दो शाखाओं में बट गए। शक शासक को क्षत्रप कहा जाता था। तो इनको जो है बेटा, शक जो है, इनकी दो शाखाएं आप देखेंगे, दो शाखाएं देखेंगे, दो शाखाएं। और दो शाखाओं में एक है उत्तरी क्षत्रप, दो शाखाएं देखेंगे, इसमें एक है उत्तरी क्षत्रप। ध्यान से सुनते रहना, अभी सारी बातें क्लियर कर दूंगा। एक है पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। अच्छा, उत्तरी क्षत्रप में दो हुआ करते थे, एक आपको तक्षशिला में देखने को मिलेंगे, तक्षशिला में, दूसरे आपको मथुरा में देखने को मिलेंगे, मथुरा। पश्चिमी क्षत्रप में आपको दो देखने को मिलेंगे, एक होंगे यहां पर महाराष्ट्र साइड में, और एक होंगे सौराष्ट्र से मालवा तक, गुजरात से मध्य प्रदेश तक। ये
तक्षशिला में आपको देखने को मिलेगा मेउस नाम का शासक हुआ, फिर एजिज नाम का शासक हुआ, मथुरा में सोडास नाम का शासक हुआ, फिर राजबुल नाम का शासक हुआ। अच्छा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कमाल की बात देखो, जिस क्षेत्र में बस करके लोग बहुत उन्नति करते थे उन क्षेत्रों का लाभ ये नहीं ले पा रहे। और वैसे भी मथुरा मतलब वेस्ट यूपी और तक्षशिला मतलब तत्कालीन पाकिस्तान का क्षेत्र, और इस समय तत्कालीन क्या, तत्कालीन भारत का क्षेत्र, वर्तमान में पाकिस्तान में ये जो क्षेत्र है बेटा, देखो वेस्ट यूपी जो है ये हरित क्रांति के बाद बहुत बेहतर स्थिति में आया है, पहले उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। गंगा यमुना दोआब की बात की जाए तो वो बहुत बेहतर एरिया था, और वहां पर आप देखो जो है वहां जो रहते थे उन शासकों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ऐसे ही नहीं, मगध राज्य से साम्राज्य बना था। बहरहाल इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और एक कारण ये भी है कि इनको रोकने वाले भी तो ऐसा तो नहीं कि पूरा भारत इनके लिए एकदम से ओपन है कि भाई जहां भी आओ मन करे आ जाओ सेट हो जाओ, ऐसी स्थिति नहीं थी। महाराष्ट्र में छहरात वंश था, छहरात वंश, और छहरात वंश का एक शासक हुआ है, छहरात वंश का भूमक, भूमक। और एक शासक हुआ है, अगर आप लोगों को नाम याद हो तो उसका नाम हुआ करता था नहपान। ये नहपान है, और इनकी टक्कर हुई है सातवाहन शासक से। सातवाहनों में भी कई शासक हुए हैं। सातवाहन वंश की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं अलग लिख रहा हूं, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, इसके संस्थापक का नाम तो आप लोग जानते हैं, सिमुक अथवा सिंधु। इसके बाद फिर शासक हुआ कृष्ण, फिर श्री सातकर्णी, फिर अपीलक, फिर कुंतल, फिर हाल, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये जो शासक आप देख रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको दक्षिणा पथ, प्रति, अप्रतिहत, चक्र ऐसे नामों से जाना जाता था। दक्षिणा पथ आप समझ सकते हैं, दक्षिण भारत। तो यहां पर क्या है कि श्री सातकर्णी जो है ये बौद्ध विहारों को दान किया है, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, गाय दान दिया, हाथी दान दिया, दान वगैरह के लिए बड़ा मशहूर है। ये जो हाल नाम के शासक हैं, इन्होंने प्राकृत भाषा में एक बुक लिखी है गाथा सप्तशती, बड़ी मशहूर है। इनके दरबार में दो ब्राह्मण विद्वान रहा करते थे, एक सर्ववर्मन और एक गुढ़ाढ़। सर्ववर्मन ने इनकी पत्नी मलयवती के कहने पर पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी, कातंत्र नाम की, मैं लिखवाऊंगा, परेशान मत होना। और गुढ़ाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तक लिखी। अब आप समझ सकते हैं उस समय कोई पुस्तक अगर लिखी गई तो आज की डेट में उसका क्या महत्व है। बहुत कम पुस्तकें हैं जिससे इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। पर अभी मैं बात करूंगा गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की नहपान से टक्कर हुई। नहपान कहां है? महाराष्ट्र में। ये कहां है? महाराष्ट्र में। ये बड़े ताकतवर थे। इनको चारों वर्णों का संरक्षक कहा गया है। इसके अतिरिक्त गौतमी पुत्र सातकर्णी को कई नामों से पुकारा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनको कहा गया है एकम ब्राह्मण। फैक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, ये सब तो मैं लिखवा दूंगा। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो, भारत में हो क्या रहा था। एकम ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रय। अब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मौर्य काल में बौद्ध धर्म को कितना प्रोत्साहन मिला था। तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण पंथ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और आज ये खुद को कह रहे मैं वेदों का आश्रय हूं, तो समझ सकते हैं फिर स्थिति क्या है। और ये भी ब्राह्मण वंशी है, नाम ही है एकम ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मणों में अगर कोई बहुत श्रेष्ठ हो जाए, बहुत प्रभावशाली हो, तो उसकी तुलना लोग करने लग जाते हैं। परशुराम, इनको द्वितीय परशुराम कहा गया है। इसके अलावा इनको कहा गया है खत्तीय दमन, ये साउथ का टाइटल है, खत्ती दमन, राजराज, स्वामी,
वेड़ा कटक स्वामी, सम्राट। अब किसी को सम्राट कह दिया जाए तो समझ जाइए कोई विशाल साम्राज्य का स्वामी है। फिर मैं कुछ टाइटल इधर लिख रहा हूं। आगम निलय, आगम निलय, फिर द्विजावर, कुकुट, विवधन, द्विजावर, कुकुट, विवधन। तो अब इतने सारे टाइटल हैं तो समझ सकते हैं प्रभावशाली व्यक्ति थे ये। इन्होंने नहपान को पराजित किया। इसके बाद एक और शासक हुआ जो है ऋषभ दत्त अथवा उत्सव दत्त, उसको पराजित किया। तो ये बड़े शक्तिशाली शासक हैं उस समय के। इनके समय में व्यापार वाणिज्य की दिशा में आप प्रगति होता हो। अच्छा, व्यापार वाणिज्य की दिशा में आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ, धार्मिक क्षेत्र में क्या हुआ, ये सब तो कॉमन है, मैं लिखवा चुका हूं। मौर्योत्तर काल में ये सब कॉमन है, जो कुछ मैं लिखवा चुका। ये तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर उपलब्धि की बात की जाए या राजनीतिक स्थिति क्या थी वो आपको बता रहा हूं। इनकी टक्कर हुई है शकों से। अच्छा, एक शकों की जो शाखा है इधर आपका सौराष्ट्र से मालवा तक, यहां पर था करदम वंश, करदम वंश। और बेटा यहां पर करदम वंश का शासक हुआ चष्टन, और चष्टन के अलावा एक और शासक हुआ जिसका नाम था रुद्रदामन। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है गुजरात से। और आप यह भी जानते हैं कि रुद्रदामन के समय पर सुदर्शन झील की मरम्मत की गई। अगर सिर्फ फैक्ट पर फोकस करेंगे तो आप यही याद करेंगे कि सुदर्शन झील की मरम्मत की गई। अगर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुदर्शन झील की मरम्मत कभी निर्माण हुआ, आज मरम्मत हो रही है, तो यह सिंचाई के कृत्रिम साधन की व्यवस्था है। और अगर सिंचाई के कृत्रिम साधन की व्यवस्था हो रही है तो दक्षिण भारत में भी कृषि कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा, और कहीं भी मिलेगा। आप सोच करके देखिए कि भारत में कृषि आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती। अभी बारिश नहीं हो रही थी इस बार। हमारे यहां यूपी में बहुत से लोगों से बात होती थी तो लोग कहते थे कि सर जो है इस समय इस बार तो लगता है सूखा ही पड़ जाएगा। पर अभी तो ठीक ठाक बारिश हो गई, बल्कि कुछ ज्यादा ही हो गई। दशहरा में तो लोग मजे भी ले रहे थे कि रावण इस बार जल के नहीं जो है डूब के मरेगा। अब कहीं कहीं डूबा नहीं लेकिन गल जरूर गया। तो कहने का आशय यह है बच्चों की अगर सिंचाई के कृत्रिम साधन है, इससे कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। आप जानते हैं हरित क्रांति से कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहन इसलिए भी मिला क्योंकि कृषि कार्य के लिए सिर्फ उन्नत बीज का ही प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि नलकूप वगैरह की व्यवस्था भी की गई। आप परिणाम आपके सामने है। एक समय हमारे यहां भारत में खाने भर का नहीं होता था अनाज, आज हम विदेशों में निर्यात करते। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है। सिंचाई के कृत्रिम साधनों का यूज हो रहा है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि रुद्रदामन जो है वह सौराष्ट्र से लेकर मालवा तक का शासक होगा। और यह एरिया बेटा काफी अच्छा है, व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी अच्छा है। और मैं आपको बताऊं इसका प्रयोग कैसे हुआ, तो रुद्रदामन ऐसा शासक है जो सातवाहन वंश के ही शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित करता है। हालांकि छोड़ देता है उसको, पर सातवाहन वंश के शासक को शक वंश का शासक पराजित कर रहा है। मतलब शक शासक पराजित कर रहा है, ऐसी स्थिति थी। आप यह भी समझ सकते हैं बेटा कि ऐसे में तो भारत के विकास की एक लिमिट होगी, क्योंकि भारत के बड़े क्षेत्र में अव्यवस्था व्याप्त है। अव्यवस्था व्याप्त है तो विकास अवरुद्ध होगा अगर पूरे भारत की बात की जाए। शकों के पश्चात भारत पर आक्रमण हुआ है। पहलव तो बहुत नाम मात्र के मशहूर रहे हैं। फिर अटैक हुआ है कुषाणों का, और कुषाण बेटा यूची कबीले से संबंधित है, बहुत खतरनाक कबीला। कुषाण जो है वो यूची कबीले से संबंधित था। यूची कबीला जब आगे बढ़ा, मतलब इधर मध्य एशिया की ओर,
तो ये इन दो शाखाओं में बटे हुए थे, एक आगे निकल गया और एक भारत की ओर मुड़ गया। जो भारत की ओर मुड़ा उनमें मैं कुछ शासकों की बात कर रहा हूं। कुषाण वंश, या मैं यहां लिख रहा हूं कुषाण शासक। कुषाण शासक, तो कुषाण शासक में बेटा एक था कुजूल कडफिसस, इसे कडफिसस प्रथम कहते थे, कुजूल कडफिसस। इसने भारत में कुछ क्षेत्र पर कंट्रोल किया। इसके सिक्कों पर धर्म थिदस लिखा मिलता है। इससे पता चलता है कि इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात एक शासक है विम कडफिसस, इसे कडफिसस द्वितीय कहते हैं, विम कडफिसस। और ये जो विम कडफिसस है, इसके सिक्कों पर बेटा इसके सिक्कों पर लिखा मिलता है राज राजेश्वर, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर। इसके सिक्कों पर त्रिशूल की आकृति है, डमरू छपा है, नंदी बैल छपा है, भगवान शिव की आकृति है। जाहिर सी बात है इसने शैव धर्म स्वीकार कर लिया। और सिक्कों पर आकृति है, मतलब यवनों से सीखा है। फिर इन्होंने यवनों से सीखा है। इस वंश में एक बड़ा मशहूर शासक हुआ है जिसका नाम है कनिष्क। इसके सिक्कों पर चतुर्भुज शिव की आकृति, इसके बाद जो है नंदी, डमरू की आकृति, त्रिशूल की आकृति। और कनिष्क जो है बेटा बड़ा ही प्रतापी शासक रहा है। मैं आपको इसकी उपाधि बताता हूं। इसकी उपाधि है देवपुत्र। देवपुत्र उपाधि चीन के शासक लेते थे, वहां से प्रभावित हैं भाई साहब, खैर थे ही ये लोग उधर से। देवपुत्र, स्वर्गपुत्र, वेसेलियस। वेसेलियस इसका मतलब होता है राजाओं का राजा। शाही, शाहानुशाही, इसका मतलब होता है सामंतों का सामंत, सामंतों का सामंत। साओ नानो, कोशानो, कनिष्क, कई उपाधियां इसकी मिलती हैं, कई उपाधियां मिलती हैं। बड़ा प्रतापी शासक था। और इस शासक ने भारत के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल किया। अब ऐसे ही समझ लो कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर हमला किया, और पाटलिपुत्र से यह एक अद्भुत मुर्गा, अद्भुत मतलब इसलिए कि सामान्य मुर्गा नहीं था, उसकी अपने कुछ गुण रहे होंगे, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक विद्वान व्यक्ति अपने साथ ही लेके आते हैं, नाम था अश्वघोष। बाद में इनके राजकवि बनते हैं अश्वघोष। इसका अफगानिस्तान के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल था। ये भाई साहब चीन की राजकुमारी से शादी करना चाहते थे, वहां पर अटैक किया, पराजित हो गए, लेकिन चीन से यूरोप की ओर जाने वाले रेशम मार्ग पर कंट्रोल कर लिया। एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया है इन्होंने, और इनका साम्राज्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर था, ऐसे समझो आप। तो इनके द्वारा भारत में एक ठीक ठाक व्यवस्था की गई। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, भारतीय बन गए, तो इनको भारतीय शासक मान के चलते हैं। तो इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और इनके साम्राज्य में बेटा काफी स्थायित्व था। अब उत्तर पश्चिम में ही ले लो, सबसे ज्यादा व्यवस्था उधर ही व्याप्त थी। अब ये शासक हैं तो फिर व्यवस्था है, कहीं कोई समस्या नहीं। इनके समय में व्यापक निर्माण कार्य हुए हैं। इन्होंने कश्मीर पर कंट्रोल किया, तो कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना की। इनकी कैपिटल थी पेशावर। पाकिस्तान में वहां पर इन्होंने जो है कनिष्क टावर, कनिष्क चैत्य बनाया। चैत्य जो है वो 13 मंजिला ऊंचा था, 400 फीट का बताया जाता है। बड़े प्रतापी शासक थे। इनके समय में आप हर क्षेत्र में उन्नति होते हुए देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी शासक के काल में अस्थायित्व है, शांति है, तो आप देखेंगे ज्ञान विज्ञान का विकास होगा। इनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहा करते थे। चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखा, फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं चरक। सुश्रुत,
संघरक्ष, पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। अश्वघोष को भारत का कांटे, गेटे, मिल्टन, वाल्टेयर कहा जाता है, ये सब विद्वान हैं यूरोप के। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ये सब कनिष्क के काल में थे। कला के क्षेत्र में भी आप उन्नति होते हुए देखेंगे। इन्हीं का काल है बेटा जब चौथी बौद्ध संगीति हुई है। चौथी बौद्ध संगीति में ही आपको पता है कि जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक हीनयान एक महायान। जो महायानी है बच्चों, वो हीनयानियों के विपरीत बुद्ध को देवता मानते। वो हीनयानियों के विपरीत बुद्ध की पूजा करते। उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाई। अब क्योंकि बुद्ध को यहां पर देवता मान लिया गया तो उनके जीवन चरित्र का बड़ा महत्व है। इसी काल में उनके जीवन चरित्र का महत्व बढ़ गया। उन्होंने क्या किया? जैसे हिंदू धर्म में राम जी के जीवन के बारे में लोग पढ़ते हैं, कृष्ण जी के जीवन के बारे में लोग पढ़ते हैं। यही काल है जब अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। यही काल है जब ललित बिस्तर नाम की पुस्तक लिखी गई। भगवान बुद्ध की जीवनी समझो आप इस पुस्तक को। यही काल है जब भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ और हर क्षेत्र में इसका विकास देखा गया। ब्राह्मण पंथ में भी, ब्राह्मण धर्म में भी, जैन धर्म में भी श्वेतांबर का विकास हुआ और श्वेतांबर भी भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति पूजा करते थे। महायानी हैं तो ये मूर्ति पूजा करेंगे। भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ और अब मूर्ति पूजा हो रही है तो मूर्ति बनेगी, मतलब मूर्ति कला का विकास होगा तीव्र गति से। तो कनिष्क के काल में ही दो कलाओं का विकास हुआ है, एक गांधार कला और एक मथुरा कला। गांधार कला की जो मूर्तियां हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वो, और वहां पर बेटा इससे पहले यवन हुआ करते थे, तो यवनों का प्रभाव आप उन मूर्तियों पर देखेंगे। वो जो मूर्तियां हैं वो पालथी मारी बैठी हुई हैं और नासाग्र दृष्टि है, से नाक देख रहे हैं भगवान बुद्ध। और उन मूर्तियों में बेटा आप जो है सौंदर्य देखेंगे, सुंदर मूर्तियां बनी। चूना पत्थर, अन्य कई पत्थरों का वहां पर यूज हुआ है। जो मथुरा कला की मूर्तियां हैं वो चित्तीदार पत्थर, रवादार पत्थर है ना, इस प्रकार के पत्थरों से बना है। और ये जो मूर्तियां हैं बेटा बैठी हुई, खड़ी हुई, पर इसमें आप देखेंगे तो सौंदर्यपन ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपको भावुकता दिखाई पड़ेगी, आध्यात्मिकता दिखाई पड़ेगी। यूरोप वाले आप जानते हैं सुंदरता के पीछे ज्यादा भागते थे। भारत में गुणों का महत्व था, इमोशन का महत्व था, कौन कितना करुणावान है, कौन कितना दयावान है, इस प्रकार की चीजें। तो इसके काल में आप कला का विकास भी होता हुआ देखेंगे। बच्चों कुछ विद्वान जो है वो मौर्योत्तर काल को अंधकार युग कहते हैं और इस आधार पर कहते हैं कि मौर्योत्तर काल में केंद्रीकृत राजनीतिक ढांचा देखने को नहीं मिलता, विभिन्न राज्य कायम थे। इस आधार पर कहते हैं कि कोई विज्ञान की दिशा में ठीक ठाक प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। इस आधार पर कहते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहा था, भारत का बड़ा क्षेत्र विदेशियों के कंट्रोल में चला गया, तो अंधकार युग। पर आप इसको कैसे अंधकार युग मानेंगे? ठीक है कि विदेशियों ने आक्रमण किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, भारतीय संस्कृति अपना लिया, तो फिर भारतीय। और राजनीतिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो विदेशी शासक आए भारत में, लेकिन बाद में जब वो भारतीय बन गए फिर उन्होंने जो विकास किया, कनिष्क ने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य खड़ा कर दिया, रेशम मार्ग पर कब्जा किया, उससे जो आय आई उससे तो भारत का ही विकास हुआ। यूनानी शासक आए हैं बेटा, तो यूनानी लोगों ने भारत में सिक्के जारी किए, उस पर लेख और आकृति लिखवाया, छपवाया, तो जाहिर सी बात है कि भारत के इतिहास के निर्माण में थोड़ी सी मदद मिल गई। तो राजनीतिक क्षेत्र में आप देखो तो उपलब्धि है। सामाजिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बेटा यह वह काल है जब बड़ी संख्या में विदेशियों का भारतीयकरण किया गया। भारतीय समाज में विदेशियों का आत्मसातीकरण, यहां तक कि यही काल है जब ब्राह्मणों को भूमिदान दी गई, वो गए जंगली क्षेत्र में और जंगल में जनजातियों को उन्होंने ब्राह्मण धर्म में ला दिया। तो समाज में बड़ी संख्या में जनजातियों का भी आत्मसातीकरण यही काल है। अब इसको तो आप उपलब्धि ही मानेंगे, तो अच्छी बात मानेंगे। आप कैसे कह सकते हैं अंधकार युग है? अगर इससे भी आगे बढ़ जाएं, आप धार्मिक क्षेत्र में देखें तो आप देखिए अवतारवाद का विकास हुआ,
जो महायानी थे बच्चों, उस उनमें बोधिसत्व की परिकल्पना आई। और बोधिसत्व कौन, तो समझो बुद्ध का अवतार। बोधिसत्व जन्म लेते रहते हैं और वो मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसा वो तब तक करते रहेंगे जब तक सभी मानव को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब मैत्रेय नाथ बोधिसत्व हुए और भी बहुत से बोधिसत्व हुए। अभी आप देखो, पता नहीं आप लोगों को ज्ञात है कि नहीं, जैसे जो दलाई लामा हैं, तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु, इनके बारे में भी कहा जाता है जब इनकी मृत्यु होती है ना, ये अपने जीवित रहते हुए उत्तराधिकारी नहीं बनाते। इनके मरने के बाद माना जाता है इनका फिर से अवतार होता है, जन्म होता है। और फिर लोग ढूंढते रहते हैं कि कहां जन्म हुआ। अगर कोई लड़का इनको मिला जो अलौकिक शक्ति रखता है, तो एकदम जब ये क्लियर हो जाएंगे उसको देख करके कि यही दलाई लामा के अवतार है, वही अगला दलाई लामा होगा। अब यह कौन निर्धारित करेगा कि यही बच्चा है? वर्तमान समय में इस पर जो है बड़ा विवाद चल रहा है। चीन की सरकार कह रही है कि हम ऐसा करेंगे। आपको तो पता है चीनी पड़े हैं पीछे बहुत समय से तिब्बतियों के, और दलाई लामा के अनुयायी कह रहे हैं कि हम ऐसा क्लियर करेंगे, ऐसा निर्धारित करेंगे। कितने लोगों को इस मैटर की जानकारी है? इस मैटर की जानकारी कितने लोगों को है जो मैंने अभी बताया? क्योंकि अभी जो दलाई लामा हैं वो बड़े बुजुर्ग हो चुके। अच्छा, मैंने ही चर्चा की थी, फिर तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि इस काल की कोई उपलब्धि नहीं है, इसको ऐसे ही अंधकार काल नहीं माना जाता। अब मुझे तो लगता है अगर विदेशियों को यह मौका दिया जाए तो विदेशियों के आने से पहले भारत में जो कुछ हुआ है वो सबको कह देंगे अंधकार काल, ये अंधकार का काल था। तो ऐसे में प्राचीन काल और मध्यकाल को तो पूरा का पूरा अंधकार काल बता देंगे, अंधकार युग। फिर जब यूरोपियंस आए तब प्रकाश आया भारत में। हाँ बेटा, दलाई लामा ही हैं जो भारत में शरण लिए थे, अभी तक लिए हुए। अभी भी आप चले जाइए, विशेष करके ये आपका जो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपको बौद्ध दिखाई पड़ेंगे और बड़ी संख्या में बौद्ध हैं। और जानते हैं बच्चों, ये जो दलाई लामा कौन होगा, इसके निर्धारण का सवाल है कि कौन करेगा, यह भारत के हितों से भी जुड़ा हुआ है। अभी सोच करके देखो, अगर चीनियों ने, चीन की सरकार ने अपना कोई समर्थक पक्षधर कम्युनिस्ट विचारधारा का उसको दलाई लामा घोषित कर दिया, और फिर दलाई लामा एक बार कह दें कुछ ऐसा बौद्ध भिक्षुओं से करने के लिए जिसमें भारत का हित ना हो, तो हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु हैं भारत में। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरा है कि नहीं? बताएं। आप लोगों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, और ऐसी खबरें न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज पर आती हैं, इस प्रकार की जानकारी तो पढ़ा करिए आप लोग। नहीं तो क्रॉनिकल वगैरह लेते हैं, उसमें भी आता है। जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो है इस बात की समझ होती है। तो कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो मैं नोट करा दूं। कुछ पूछना हो तो बताएं।
ये तो है राहुल बेटा, ये तो है। तो लिखवाना स्टार्ट करूं? ठीक है, लिखिए। सातवाहन वंश के अन्य शासक। लिखिए कृष्ण, कृष्ण, श्री सातकर्णी, अपीलक, कुंतल, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी। लिखना श्री सातकर्णी को दक्षिणा पथ प्रति और अप्रतिहत चक्र कहा जाता था। इन्होंने ब्राह्मणों को एवं बौद्धों को बड़ी संख्या में भूमि, गाय और हाथी दान किए। सातवाहन शासक हाल प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखते हैं, जिसकी शुरुआत गाथा सप्तशती लिखते हैं जिसकी शुरुआत शिव वंदना से करते। शिव के अतिरिक्त इस पुस्तक में कृष्ण, गौरी, इंद्र एवं प्रजापति की पूजा किए जाने का उल्लेख है। राजा हाल की पत्नी मलयवती के कहने पर सर्ववर्मन पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कातंत्र नामक टीका लिखते हैं। टीका टिप्पणी नाम सुना होगा आपने, टीका लिखते।
राजा हाल के दरबार में गुणाढ़ राजा हाल के दरबार में गुणाढ़ नामक विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने बृहत कथा नामक पुस्तक लिखी। फिर लिखना गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के प्रतापी शासक थे। लिखना इनकी उपाधियां। इनकी उपाधियां इसमें लिखिए, ये सारा लिख डालिए। फाइव नंबर में खत्तीय दमन। खत्तीय दमन ये वेड़ा कटक है, वेड़ा कटक स्वामी। देखना लास्ट वाला है द्विजावर कुकुट विवधन। द्विजावर कुकुट विवधन।
एक बार पढ़ दूं। एकम ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रय, द्वितीय परशुराम, क्षत्रिय दमन, राजराज स्वामी, पेड़ा कटक स्वामी, सम्राट, आगम निलय और द्विजावर कुकुट विवधन। किसी भी ऑप्शनल के बच्चे से जो कहीं अन्यत्र पढ़ रहा हो, पूछना गौतमी पुत्र सातकर्णी की सारी उपाधियां बताइए। मुझे लगता है आप लोगों के अतिरिक्त तो कोई नहीं बता पाएगा। बट बच्चों मुझे ऐसा लगता है, और सही ही लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं राजधानी में बैठ करके कहाँ पे क्या माहौल है, राजधानी में भी क्या माहौल है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों के मामले में यदि आप लोग मेहनत से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई आपकी बराबरी कर पाएगा। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगा क्या? अभी तो आप लोग पढ़ने में व्यस्त होंगे, और जब तक पढ़कर सब कुछ तैयार नहीं कर लिया जाता कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट, जीएस का तो मुझे याद है ऑप्शनल के बच्चों में, हाँ मैसेज आया था एक दो लोगों का, तो उन्होंने दूसरों से थोड़ा सा तुलना किया। किसी ने नोट्स की तुलना कर ली तो कोई डिस्कस करके, और उनको पता चला प्रिंस लिख रहे हैं हम लोगों को कुछ ज्यादा पढ़ने को मिलता है। ये अच्छी बात है या बुरी बात? जीएस फाउंडेशन के कुछ बच्चे घबरा गए थे इस बार कि सर जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, कितना पढ़ा रहे हैं। तो उनको ये था कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, पर ये नहीं पता कि अगर आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ाई करोगे तो अभी संतुष्टि मिलेगी, फिर जीवन भर असंतुष्टि रहेगी। पढ़ना कैसे चाहिए? कमीशन की डिमांड को देखते हुए। हाँ, एक बात और भी है कि सिलेबस समय पर कंप्लीट होना चाहिए, बहुत लेट इसमें नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि 1.5 वर्ष तो बड़े आराम से लग ही जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, और उसमें भी कुछ न कुछ पोर्शन रह ही जाता है। 2 वर्ष ठीक है, अगर आप 2 वर्ष में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं जीएस और ऑप्शनल का मिलाकर, तो फिर जो है मुझे लगता है कि आप लेट नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि ऑप्शनल के बैच में भी मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया या कर रहे। तो आप लोगों का तो सिलेबस समय रहते ही कंप्लीट है, फिर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी होगी। जानते हैं जल्दबाजी कौन करता है? अभी बिहार से एक बच्चे ने मेरे पास कॉल किया कि सर मेरा पीटी तैयार है और पीटी मैंने दिया है, 101% क्लियर भी हो जाएगा, पर मैंने मेंस के लिए भी कुछ नहीं पढ़ा है, आप बताइए क्या पढ़ूं? मैंने कहा बेटा ना तो मैं बता सकता हूं, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि भारत में किसी भी अच्छे टीचर के पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये जो लोगों को थोड़ा बरगलाते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, वही इसका उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू बेटा प्रिंस। शशांक लिख रहे हैं हम गांव में रहते हैं, यहाँ बहुत कम लोगों को यूपीएससी के बारे में पता है। बढ़िया है, पता ना ही रहे तो ठीक है। बहुत बढ़िया अरुण, बहुत बढ़िया। तो चलिए लिखिए। शिवलाल, शिवलाल ने मुझे लगता है कि मुझसे बोला था कि बहुत जल्द सर सिलेबस कंप्लीट करना चाहता हूं। तो शिवलाल क्या स्थिति है बेटा? मुझे लगता है कि आपने तो कम समय में मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, और एंशियंट भी कंप्लीट ही करने वाले हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए कि आप पीटी की तैयारी पर पूरा फोकस करें, मेंस को इग्नोर करते हैं, सारी तैयारी एक साथ। फिर लास्ट टाइम 6 से 8 महीने पहले ही सब कुछ तैयार करने के बाद पीटी पर लग जाना चाहिए। अब पीटी क्लियर करो फिर तुरंत मेंस पर लग जाओ, तैयारी तो पूरी हुई रहती है, बस रिवीजन करना होता है। थैंक यू बेटा प्रिंस, क्या बात है। सौरभ लिख रहे हैं बिहार में बहुत जो है
प्रचार हो रहा है कि बीपीएससी मेंस की पूरी तैयारी मात्र 2 महीने में। अब बताइए, पता नहीं कौन करेगा और कौन करवाएगा। अच्छा, शिवलाल शिव करके थे कोई। आर्ट एंड कल्चर बहुत पढ़ने का मन कर रहा है। कल्चर इसी में इंक्लूड है बेटा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोग कोई एक बुक, अगर नितिन सिंघानिया की बुक ले लीजिए, तो जब उसे पढ़ेंगे ना तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों को बस मैटर देखते जाना है। जब आप कल्चर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ज्यादातर तो हम जानते हैं। तो चलिए लिखिए यहां पर, कहां पहुंचे थे। हाँ, उपाधियां लिखिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने थैंक यू बेटा प्रिंस। लिखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शहरात वंशीय शासक नहपान को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऋषभ दत्त अथवा उसाव दत्त ऋषभ दत्त अथवा उषाव दत्त को पराजित किया, जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में स्थित ब्रह्मा मंदिर की मरम्मत करवाई थी। मरम्मत करवाई थी। अब लिखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक बौद्ध विहार को आजकालकीय गांव दान किया था। आजकाल की गांव दान किया था। एवं कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव दान किया था। अब यह बताइए, यह शासक धार्मिक रूप से कट्टर है या सहिष्णु है। यह शासक धार्मिक रूप से कट्टर है या सहिष्णु है। अब यहीं से देखो बेटा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट निकाला जाता है। ये तो फैक्ट हो गया कि उसने ऐसा कार्य किया, पर आप मेंस में लिखते समय, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय लिख सकते हैं कि मौर्योत्तरकालीन जो शासक थे, या ऐसे ही बोल सकते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। कट्टरता का आरोप सिर्फ एक शासक पर लगा है, पुष्यमित्र शुंग पर, बाकी किसी पर नहीं लगा है। लिखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक बौद्ध विहार को आजकाल की गांव दान किया। अच्छा, गांव दान करने से क्या मतलब है? जैसे कोई गांव दान कर दिया, तो अब उस गांव से होने वाली आय आजकल ये नासिक बौद्ध विहार को प्राप्त होगी या कार्ले बौद्ध संघ को प्राप्त होगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के भोजन का प्रबंध होगा, उनकी सुविधा बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति है।
लिखिएगा। और कोई छोटा मोटा गांव नहीं होगा, बड़ा गांव होगा। एक समय महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडव ने कौरवों से कहलवाया कि पूरा हमें राज्य मत दीजिए, हस्तिना ये इंद्रप्रस्थ मत दीजिए, 5 गांव दे दीजिए बस। तो 5 गांव कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, बहुत बड़े गांव थे। वहां से होने वाली आय से पांडव आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे। पर कौरवों को लगा, जो योग्य व्यक्ति होते हैं बेटा ना, वो 1 रुपए से 1 करोड़ 1 अरब रुपए बनाना जानते हैं। तो कौरवों को लगा ये 5 गांव से कहीं ऐसा न करें कि फिर विशाल साम्राज्य बना लें, हमारे लिए संकट खड़ा हो जाए। तो दुर्योधन ने कहा, तो सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, मतलब जमीन दूंगा ही नहीं। तो यहां पर लिखना, अच्छा हुआ किसी विदेशी ने ये सब नहीं पढ़ा स्टार्टिंग में, नहीं तो कोई लिख देता कि भारत में सुई की नोक के बराबर भी जमीन होती थी। और दुनिया वालों को लगता भारत में ये सब कैसे हो सकता है, जैसे मेगासनीज ने लिखा था। तो लिखिएगा, अब नेक्स्ट स्लाइड में नोट करके, सातवाहन काल के कुछ केंद्रीय अधिकारी लिखना भंडागारिक, डैश करके कोषाध्यक्ष, पनीय धारक, डैश करके जल विभाग, सेनापति तो सेनापति ही है, राजुक राजस्व विभाग, राजुक जो है वो राजस्व विभाग। फिर लिखना, सातवाहन वंश के सातवाहन काल में महिलाओं की भी राजनीति में भागीदारी देखने को मिलती है। अब लिखिए, विदेशी शासक, हिंद यवन, इसमें लिखिए हिंद यवन। इसमें लिखिए बैक्टीरिया में स्वतंत्र बैक्टीरिया राज्य का संस्थापक, यवन शासक मेनांडर हुआ। 1 मिनट, डायोडोटस हुआ। डायोडोटस के पश्चात, डायोडोटस के पश्चात यवन शासक यूथिडेमस बना। तत्पश्चात
डेमेट्रियस शासक हुआ, पुष्यमित्र शुंग के काल में जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ, पुष्यमित्र शुंग के काल में जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ तो अश्व का घोड़ा डेमेट्रियस ने पकड़ लिया था। ब्रैकेट में सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे फिर लिखना किंतु वसुमित्र ने डेमेट्रियस को पराजित कर दिया था। लिखना इसी समय बैक्ट्रिया पर यूक्रेटाइडीज इनका फोकस भारत पर था और उधर इनका क्षेत्र कोई और ले गया। यूक्रेटाइडीज नामक यवन का नियंत्रण हो गया। अब बैक्ट्रियाई साम्राज्य दो भागों में विभाजित फर्स्ट बैक्ट्रिया से तक्षशिला, डैश करके यूक्रेटाइडीज के नियंत्रण में। ये भाई साहब भी भारत तक पहुंच गए थे। यूक्रेटाइडीज के नियंत्रण में, एक मिनट बेटा, बैक्ट्रिया से झेलम, बैक्ट्रिया से झेलम, झेलम नदी यूक्रेटाइडीज के नियंत्रण में, इसमें लिखना राजधानी तक्षशिला। और दूसरा है झेलम से मथुरा। तो बैक्ट्रिया से झेलम तक यूक्रेटाइडीज का नियंत्रण था और झेलम के बाद फिर इन लोगों के हाथ में। फिर लिखना डेमेट्रियस के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। डेमेट्रियस के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। फिर लिखना डेमेट्रियस के बाद मेनांडर शासक बना। मेनांडर अत्यधिक शक्तिशाली था। मेनांडर को
मेनांडर को लिख के डैश कर दीजिए। दिव्यावदान में यक्ष कृमिश भागवत पुराण में पुष्पनिद्र विष्णु पुराण में अली सन्निभ विष्णु पुराण में अली सन्निभ आर्य मंजुश्री मूल कल्प में महायक्ष मिलिंद पन्हों में मिलिंद एवं रामायण में करदम कहा गया है। एवं रामायण में करदम कहा गया है। मेनांडर के सिक्के फतेहपुर मेनांडर के सिक्के फतेहपुर तथा भड़ौच गुजरात में है से प्राप्त हुए हैं। मेनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मेनांडर के पश्चात स्ट्रेटो प्रथम एवं स्ट्रेटो द्वितीय शासक बने। लिखना यवनों का भारत पर प्रभाव। इसमें लिखना पॉइंट बना बनाकर यवनों से ही भारतीयों ने ज्योतिष का ज्ञान लिया। यवनों से ही भारतीयों ने ज्योतिष का ज्ञान लिया। आगे इसके अच्छा यवनों से भारतीयों ने दिन, सप्ताह, महीना आदि का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, कुंडली का ज्ञान भारतीयों को
यवनों से ही मिला। गार्गी, नेक्स्ट पॉइंट, गार्गी संहिता में कहा गया है कि यवन बर्बर हैं, किंतु भारतीयों को ज्योतिष का ज्ञान देने के कारण पूजनीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यवन शासकों द्वारा भारत में लेख युक्त एवं आकृति युक्त सिक्के जारी किए गए। अब हेडिंग डालिए शक। और इसमें लिखिए शक शासक क्षत्रप कहे जाते थे। अब ये लिखिए,
लिख लिया? एक बार पढ़ दूं? उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप, दो शाखाएं, उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा के क्षत्रप। तक्षशिला में मेउस और एजे शासक हैं। मथुरा में सोडास और राजबुल शासक हैं ये। पश्चिमी क्षत्रप में महाराष्ट्र में छहरात वंश है, शासक हैं भूमत नहपान। सौराष्ट्र से मालवा में करदम वंश है, शासक हैं चष्टन और रुद्रदामन। आप चाहें तो यहाँ शासक लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, दोनों अलग अलग हैं। ये वसुमित्र विद्वान हैं और वो वसुमित्र जो है पुष्यमित्र उनके पोते थे। पुष्यमित्र के बेटे का नाम अग्निमित्र, अग्निमित्र के बेटे का नाम वसुमित्र। लिखना। शक शासक रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया था। फिर लिखिए। अब हेडिंग डालिए, कुषाण कुषाण। इसमें लिखिए शासक, नीचे हेडिंग डालिए शासक, और शासक में लिखिए कुजूल कडफिसस। हाँ बेटा, रुद्रदामन और सातवाहनों के बीच जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे भारतीय। लिखिएगा। कुजूल कडफिसस।
लिखना इसमें, यह कुषाण वंश का संस्थापक था। ब्रैकेट में भारत में। इसके सिक्कों पर धर्म थिदस लिखा हुआ मिलता है। जिससे ज्ञात होता है कि यह बौद्ध धर्म का शासक था। कुजूल कडफिसस को कडफिसस प्रथम के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में जानकारी पान कू की पुस्तक सिएन हान सू से प्राप्त होती है। अच्छा बच्चों, जहां आप लोगों ने मेनांडर के बारे में लिखा था वहां एक पॉइंट ऐड करिए। देखो, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी और इंडिका से तत्कालीन समय के बारे में काफी कुछ पता चलता है। लेकिन बेटा इंडिका जो है वो क्या हुआ कि बाद में गायब हो गई। तो जिन लोगों ने इंडिका पढ़ रखी थी या काफी कुछ जानते थे, उन्होंने जिनको बताया, तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने जिन्होंने इंडिका के बारे में जानकारी ली थी, उन्होंने पुस्तकें लिखी और फिर उसका कलेक्शन किया गया। जैसे आपका स्ट्रेबो था, जस्टिन था, बहुत से लोग थे। तो इंडिका का संकलन किया था स्वान बेक ने और फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है मैक्रेंडल ने। इंडिका मूल रूप से अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो स्ट्रेबो है, मैं इसका नाम पहले भी शायद क्या लिखवा ही चुका हूं, स्ट्रेबो। इसने जो है कहा था कि मेनांडर का जो साम्राज्य है वो भारत में सिकंदर से भी ज्यादा था। तो यही लिखिए मेनांडर के पास स्ट्रेबो नामक विद्वान ने कहा था कि मेनांडर का साम्राज्य भारत में सिकंदर से भी ज्यादा था। मेनांडर का साम्राज्य भारत में सिकंदर से भी ज्यादा था। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अब यहां पर आइए, फिर हेडिंग डालिए बिम कडफिसस। बिम कडफिसस को कडफिसस द्वितीय के नाम से जाना जाता था। बिम कडफिसस को कडफिसस द्वितीय के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में जानकारी फान की पुस्तक, उधर मैंने लिखा है फान की पुस्तक हाउ हान सू, ये सब चीनी भाषा है, हाउ हान सू से प्राप्त होती है।
विम कडफिसस ने भारत में बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए थे। ब्रैकेट में लिखना कडफिसस प्रथम के द्वारा भी भारत में सिक्के जारी किए गए थे। लिखना तांबे के, डैश करके तांबे के, ब्रैकेट क्लोज। लिखना हाउहांसू से ज्ञात होता है कि विम कडफिसस का नियंत्रण तिएनचू, आज काफी चीनी बोलना पड़ रहा है मुझे, तिएनचू ब्रैकेट में पंजाब पर था। विम कडफिसस प्रथम ऐसे शासक हैं जो कि भारत में शुद्ध सोने का सिक्का जारी करते। उनके सिक्कों पर राजस राजस सर्वलोकेश्वर एवं महेश्वर लिखा हुआ मिलता है। इसके अतिरिक्त सिक्कों पर राजस राजस सर्वलोकेश्वर महेश्वर लिखा हुआ मिलता है। इसके अतिरिक्त सिक्कों पर शिव, डमरू, नंदी बैल एवं त्रिशूल, नंदी बैल एवं त्रिशूल की आकृति मिलती है, जिसके आधार पर पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि बिम कडफिसस का झुकाव शैव धर्म की ओर था। कहीं दो प्रश्न लिखिए अलग से और इसका उत्तर संभव हो तो आज ही मेरे पास लिखकर भेजिएगा। बहुत सरल प्रश्न कर रहा हूं और सारी बातें आपको नोट्स से नहीं मिलेंगी। कुछ बातें जो मैंने आपको समझाया है उस आधार पर आपको लिखना है। एक प्रश्न लिखिए, मौर्योत्तर काल अंधकार युग था
क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मौर्योत्तर काल अंधकार युग था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप लोगों को क्या काम करना है, डायरेक्ट लिख लेना। अंधकार युग क्यों कहा गया, कुछ पॉइंट, फिर लिख लेना मौर्योत्तर काल की उपलब्धियां, और निष्कर्ष बता देना फिर कि नहीं, अंधकार युग नहीं था। एक और प्रश्न लिखिए, मौर्योत्तर काल पर धर्म के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। मौर्योत्तर काल पर धर्म के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अब अलग अलग क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा धर्म पर, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सब आपको लिखना है। जैसे आर्थिक क्षेत्र में आपको याद होगा, क्योंकि इस काल में बड़ी संख्या में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबके अनुयायी बढ़े हैं और भक्ति की अवधारणा का विकास हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि पूजा वगैरह होने से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, वस्तुओं की मांग बढ़ गई। मैं लिखवा चुका हूँ। धार्मिक क्षेत्र में आप लिख सकते हो भक्ति की अवधारणा, अवतारवाद, है ना। बौद्ध धर्म में महायान आ गया, जैन धर्म में श्वेतांबर का विकास, इस प्रकार से। अच्छा, इंडिका का संकलन स्वान बेक ने किया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद मैक्रिंडल ने किया था। मैक्रिंडल ने। तो इतना लिख लीजिए, आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी। कुछ पूछना हो तो बताएं। कुछ पूछना चाहते हो तो बताएं। सौरभ लिख रहे हैं, टाइम का निर्धारण उस समय कैसे करते थे? आधा दिन, पूरा दिन, और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वैसे करके अपना तरीका था भारतीयों का। तो ऐसे हो गया जैसे आधुनिक कैलेंडर जो है, अब आप जानते हैं ये जनवरी फरवरी ये सब तो यूरोप से ले लिया ना हम लोगों ने, हम लोगों का अपना था। चलिए ठीक है, आज यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।